जय हिंद दोस्तों। इसरो के मिशन चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत समेत पूरे विश्व में इसरो को सम्मान के तौर पर देखा जाने लगा है। लेकिन चंद्रयान-3 की सफलता पर इसरो यहीं पर नहीं रुका, बल्कि सूरज पर रिसर्च करने के लिए आदित्य एल-1 भी भेज दिया। अब तारीख थी 2 सितंबर, समय था सुबह 11:50। इसरो से निकला आदित्य एल-1 जो सूरज की सतह पर तो नहीं जाएगा, लेकिन उससे करोड़ों किलोमीटर दूर रहकर सूरज पर क्या हो रहा है उसकी माहिती पृथ्वी पर भेजेगा। तो आदित्य एल-1 को सूर्य से इतना दूर क्यों रखा गया, इस मिशन का नाम आदित्य एल-1 क्यों रखा गया, और सबसे ज़्यादा सूरज के बारे में इंसान को अब तक कितनी जानकारी है, वो सब आगे हम जानते हैं इस वीडियो में। अब सूरज के बारे में ये कहा जाता है कि वो हमारी पृथ्वी के क्षेत्रफल की 13 लाख पृथ्वी को अपने आप में समा सकता है, उतना बड़ा है सूर्य। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हो सकता है। अब वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज अब तक लगभग 460 करोड़ साल पुराना है। यानी कि वैज्ञानिकों की माने तो सूरज की उम्र 460 करोड़ साल हो चुकी है और आगे वो 1000 करोड़ साल तक जिंदा रहेगा। अब 1000 करोड़ साल तक वो जिंदा रहता है या नहीं रहता वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि हम तो जिंदा नहीं होंगे। अब सूरज की गर्मी के बारे में अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि सूरज इतना गर्म है कि हर सेकंड 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट से जो ऊर्जा पैदा होती है उससे कहीं गुना ज़्यादा ऊर्जा सूरज से निकलती है। यानी इस बात से आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज कितना गर्म होगा। अब सूरज बना किन किन चीज़ों से है और कैसे बना उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब विज्ञान के अनुसार आज से करीब 450 से 500 करोड़ साल पहले ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड था उसमें ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और सारे के सारे ग्रह उनमें से कोई नहीं थे, बल्कि उसमें गैस, धूल के बादल थे और इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। लेकिन उस तारे में ऊर्जा कम होने के कारण उसने एक भयानक विस्फोट होता है और विस्फोट की वजह से सूर्य का निर्माण हुआ। जिस विस्फोट की वजह से सूर्य का निर्माण हुआ उसी के साथ साथ जो गर्मी पैदा हुई थी उसकी वजह से बादलों में मौजूद जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे उनमें ग्रेविटी का भी निर्माण हुआ था। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब जब सूर्य का जन्म हुआ उसी के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल का भी जन्म हुआ। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बाकी सभी ग्रह सूर्य के आसपास चक्कर लगाते। कहा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी दोनों का जन्म एक साथ हुआ था। यानी जो विस्फोट हुआ उसमें सूर्य का जन्म हुआ, साथ ही में अलग अलग ग्रह का भी जन्म हुआ, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह या पदार्थ कहे तो वो है सूर्य। आगे हमने देखा कि सूरज अपने आप में इतना बड़ा है कि 13 लाख पृथ्वी अपने आप में समा सकता है। अब 13 लाख पृथ्वी के अलावा जो बाकी के जो ग्रह है वो 600 बार इस सूर्य में समा सकते हैं। अब अपने आप में इतना बड़ा होने की वजह से सूर्य सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण के जरिए अपनी ओर खींच रखता है और इसी की वजह से सारे के सारे ग्रह सूरज के आसपास परिक्रमा करते रहते हैं। अब कहा यह जाता है कि अगर सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, यानी गुरुत्वाकर्षण सूर्य में नहीं होता, तो ये सारे के सारे ग्रह, चांद, स्टेरॉयड और धूमकेतु, ये सब हटकर ब्रह्मांड में कहीं गुम हो जाते हैं। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी का भी क्या होता किसको पता। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता सूर्य के अंदर तो ये सारे के सारे जो ग्रह है वो ब्रह्मांड में कहीं खो जाते हैं। सूर्य की बनावट की अगर बात करें तो सूर्य हाइड्रोजन के सघन और घने बादलों से बना है। यानी कि हाइड्रोजन के जो घने बादल और गैस इन सब का मिला हुआ एक बड़ा सा गोला है और उसमें भी अगर बात करें तो हाइड्रोजन लगभग 91% है और हीलियम 8.9% है और बाकी सब जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, नियोन ये जो वगैरह है वो 0.1% जैसे। सूर्य की अगर बनावट की बात करें तो उसे 6 लेयर में बांटा गया है। यानी 6 लेयर पार करके प्रकाश हमारी धरती पर आता है। इन 6 लेयरों को पार करने में प्रकाश को कहीं ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जान लेते हैं पहले इन 6 लेयर के नाम। इन 6 लेयर की बात करें तो उनमें सबसे पहला है कोरोना, दूसरा है क्रोमोस्फियर, तीसरा है फोटोस्फियर, चौथा है कन्वेक्टिव जोन और पांचवा है रेडियो एक्टिव जोन। और सबसे अंदर का यानी गर्भगृह का जो आखिरी भाग है उसका नाम है कोर। कोर यानी सबसे अंदर का जो भाग है वहाँ से प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश को फोटोन कहा जाता है और इस कोर से जो प्रकाश निकलता है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर आता है। अब इतनी ज़्यादा रफ्तार होने के बावजूद इस प्रकाश को बाहर आने में लगभग 10 लाख साल लग जाते हैं। अब आपको प्रश्न होगा कि इतनी ज़्यादा रफ्तार होने के बावजूद इतना ज़्यादा समय क्यों लगता है? क्योंकि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन है वो इस प्रकाश की गति को कम कर देता है। इस प्रकाश की गति को कम कर देता है और उसी के साथ में इस प्रकाश को डाइवर्ट कर देता है। तो इसकी वजह से प्रकाश को बाहर आने में लगभग 10 लाख साल का समय लगता है। यानी हमारी पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो लगभग 10 लाख साल पुराना हो जाता है। प्रकाश को सूर्य से बाहर आने में 10 लाख साल का समय लगता है, लेकिन वही अगर
इस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। अब सूर्य के तापमान की बात करें तो उसकी सबसे अंदर वाला हिस्सा यानी कि कोर यानी सूर्य के गर्भगृह जो उसका केंद्र है, उसके तापमान की अगर बात करें तो वो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस यानी 2.7 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है। वहीं उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो उसका तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। अब इस बात से आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि सूरज की सतह पर जाकर संशोधन करना अभी के लिए शक्य नहीं है। अब बात करते हैं सूरज अभी मिट भी सकता है या ऐसे ही रहेगा। तो आगे जैसे हमने बात की तो ब्रह्मांड के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड में हर तारे की आयु निश्चित है और ऐसे ही सूरज की भी होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार हमने जैसे आगे बात की कि सूरज लगभग 1000 साल तक जिंदा रहेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा और 1000 साल के बाद लगभग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अभी ये कुछ जानकारी थी सूरज के बारे में। अब अगर बात करें आदित्य L1 के बारे में तो असल में सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर होने के बावजूद सूर्य से ज़्यादा पृथ्वी के नज़दीक होगा। अब इस बात का आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि सूरज और पृथ्वी की दूरी वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो पृथ्वी से आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर दूर होगा। तो अगर हम देखने जाएँ तो वो पृथ्वी और सूर्य के बीच के लगभग 1% अंतर को ही कवर कर पाया है। तो इसी वजह से हमारा मिशन जो आदित्य L1 है वो सूर्य से ज़्यादा पृथ्वी के नज़दीक है। अब आदित्य L1 में जो L1 है उसका मतलब क्या होता है? L1 यानी लाग्रांज पॉइंट 1। अब सूरज के आसपास ऐसे 5 पॉइंट है यानी L1, L2, L3, L4, L5। इनमें से आदित्य को L1 पॉइंट पर रखा जाएगा। अब ये लाग्रांज पॉइंट 1 एक ऐसी जगह है जहाँ सूर्य के ग्रहण और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सबसे कम पड़ता है। तो इस मिशन आदित्य के लिए यहाँ पर स्थिर रहना सबसे आसान है। यानी कि ये जो लाग्रांज पॉइंट जो दिए गए हैं L1, L2, L3, L4, L5 ये सभी ऐसी जगह है जहाँ से सूरज की निगरानी अच्छी तरीके से हो सकती है और उनमें से भी L1 पॉइंट पे हमारे आदित्य L1 को रखा गया और इस जगह से सूरज हर वक्त दिखता है, तो उसका निरीक्षण करने का ये सबसे अच्छा और सुरक्षित स्थान माना जाता है। अब बात करें मिशन आदित्य L1 जिसका कुल खर्च 378 करोड़ रुपये है। यानी किसी बॉलीवुड फिल्म से इसकी कंपैरिजन अगर हम करें तो बॉलीवुड फिल्म की जो कुल बजट होता है उसमें तो आदित्य L1 सूर्य के बारे में जो हमारे देश के लिए जानना अति आवश्यक है उसकी जानकारी सिर्फ 378 करोड़ में आदित्य L1 मिशन के जरिए हमें मिलेंगी। आदित्य L1 जो कि सूरज की ताकत और सूर्य के किनारों पर किस तरह का कोरोनल इंजेक्शन हो रहा है और उसकी तीव्रता क्या है, आखिर ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किस जगह पर फंस जाते हैं, ये सब बातें की खोज आदित्य L1 करेगा। यानी हमारे आदित्य L1 मिशन जो है उसका मुख्य हेतु क्या है वो मैंने आपको बताया। अब सूर्य को जानने के लिए पूरी दुनिया से अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, चीन इन सभी देशों ने अलग अलग समय पर लगभग सबके मिलाकर 22 मिशन सूरज की खोज करने के लिए भेजे गए हैं। हालांकि सूरज के ऊपर नहीं भेजे गए हैं लेकिन सूरज की खोज करने के लिए भेजे हैं, क्योंकि हमने आगे जैसे बात की कि सूरज का खुद का तापमान इतना हाई है कि उसके ऊपर संशोधन करना इस वक्त के लिए तो संभव नहीं है। अब इन सभी देशों के साथ यानी अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइना, इन सभी के साथ इस लिस्ट में अब हमारे भारत देश का नाम भी शामिल हो गया है। ये सब कुछ हुआ इसरो की वजह से, जो हमारे लिए बेहद गर्व की बात। तो ये थी आदित्य L1 की थोड़ी बहुत माहिती। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।